नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमाध्या। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई समेत यूरोपीय संघ की 4 महाशक्तियों के साथ हुई 57 डील। ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, ग्रीन एनर्जी और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ेगा आपसी सहयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के पाजू में कोरियाई युद्ध स्मारक पर स्मारक साइनेज का किया अनावरण। भारत और दक्षिण कोरिया की सदियों पुरानी मित्रता का किया जिक्र। कहा, दोनों देश शांति, स्थिरता और सहयोग के साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा में दोबारा मतदान में बम्पर वोटिंग। सुबह 11 बजे तक 42.83% मतदान। शुभेंदु सरकार का नया आदेश। स्कूलों के बाद अब मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य। तमिलनाडु में टीवी के सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री विजय की सरकार में कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 23 नए सदस्यों ने ली मंत्री पद की शपथ। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को लगाई फटकार। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, नरसंहार के मामलों को लेकर अब गिरेबान में झांके पाकिस्तान। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे पीएम के 5 देशों की यात्रा की। कहते हैं कि कूटनीति के पन्नों पर इतिहास रोज रोज नहीं लिखा जाता, लेकिन जब भारत का कदम वैश्विक मंच पर पड़ता है तो नया इतिहास खुद ब खुद बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के अपने ऐतिहासिक और बेहद सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि उस भारत की उस कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत का लोहा एक बार फिर मनवा दिया है। खाड़ी के रेगिस्तान से लेकर स्कैंडिनेविया की बर्फीली वादियों तक और यूरोप के दिल से लेकर भूमध्य सागर के तट तक, हर जगह सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी, वैश्विक मंच पर बजा भारत का डंका। इस पूरे दौरे की सबसे खास बात यह रही कि जहां एक तरफ दुनिया कई वैश्विक मोर्चों पर तनाव और संघर्ष से जूझ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इन 5 देशों के साथ मिलकर शांति, स्थिरता, नवाचार और विकास का एक नया ग्लोबल एजेंडा सेट कर दिया है। आलोचक भले ही सवाल उठाएं, लेकिन सच यही है कि आज दुनिया का कोई भी बड़ा मंच भारत की मौजूदगी के बगैर अधूरा है, चाहे वो डिफेंस डील हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स। इस दौरे ने साबित कर दिया है कि भारत आज फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच जब दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भारत ने वैश्विक मंच पर एक ऐसी कूटनीतिक लकीर खींची है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी बेहद ऐतिहासिक और रणनीतिक यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय मुलाकातों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विदेश नीति में एक बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट का गवाह बनी। यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने, नीदरलैंड्स में आधुनिक चिप मेकिंग तकनीक के ऐतिहासिक समझौते तक और 43 साल बाद नॉर्वे की धरती पर कदम रखकर $100 अरब के निवेश का रोडमैप तैयार करने से लेकर इटली में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च एग्रीकोला मेडल हासिल करने तक, इस दौरे ने साबित कर दिया है कि भारत अब अमेरिका या चीन पर निर्भर रहने के बजाय खुद वैश्विक कूटनीति का नया केंद्र बन रहा है।
पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर रही। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी महत्वपूर्ण 5 देशों की यात्रा पूरी की। यह यात्रा भारत की विदेश नीति में बदलाव के संकेत हैं, जहां भारत तकनीकी सहयोग को बढ़ाने, सप्लाई चेन सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच हुई यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। पहला पड़ाव यूएई था, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत की। यह वही देश है जो पश्चिम एशिया युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के हमलों का निशाना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित, खुला और निर्बाध रहना चाहिए। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। यह दौरा 3 घंटे से भी कम समय का था, लेकिन इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर सहमति बनाई और पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नेदरलैंड पहुंचे, जहां दोनों देशों ने अपने संबंधों को पूर्ण रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया। इस दौरान 17 बड़े समझौते हुए, जिनमें सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा सहयोग, मोबिलिटी, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती तकनीकें शामिल हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी के बीच एक बड़ा समझौता भी हुआ। ASML वह कंपनी है जिसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण लगभग असंभव माना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा स्वीडन पहुंची, जहां फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, AI, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, शहरी विकास, स्वास्थ्य और लाइफ साइंसेज पर रहा। उन्होंने गेटनबर्ग में यूरोपियन CEO राउंड टेबल को भी संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, समुद्री सहयोग, आर्कटिक सहयोग, व्यापार और निवेश पर बातचीत हुई। यह 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा रही। भारत और नॉर्वे के बीच जलवायु कार्रवाई, समुद्री सहयोग, डिजिटल विकास, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। नॉर्डिक देश हरित तकनीक, टिकाऊ शहरी विकास, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी हैं। भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा, जलवायु अनुकूल तकनीक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल शासन के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली रहा, जहां भारत और इटली ने आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया।
इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री परिवहन, क्रिटिकल मिनरल समेत 15 समझौते किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत की सक्रिय और रणनीतिक पहल को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा भू राजनीतिक संतुलन की दिशा में एक अहम कदम है, जहां भारत कई नए साझेदार बनाकर अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। और प्रधानमंत्री के 5 देशों के सफल दौरे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। एम्बेसडर वर्मा, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, तमाम क्षेत्रों में जो सहयोग है वो तो है ही, उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरह से इसे वैश्विक पटल पर कूटनीति का भी एक नया इतिहास कहा जा रहा है? देखिए, अगर आप आज की जियोपॉलिटिक्स को देखें तो उसमें भारत की एक अहम भूमिका नजर आ रही है उभर कर आती हुई। और इस क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों को अगर इकट्ठे मिलाकर देखें तो यह यात्रा प्रधानमंत्री की 5 देशों की भारत के प्रभुत्व को एक बार फिर से इस्टेब्लिश करती है। बिल्कुल, इससे ये भी साबित होता है, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों की आपने बात की है, कि भारत को पहले जहां पर एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता था, बाजार नहीं, अब तमाम क्षेत्रों में एक वैश्विक साझेदारी का भी एक बड़ा विकल्प जो है भारत जो प्रस्तुत कर रहा है, ये कितना अहम हो जाता है और किस तरह से भारत के जो लॉन्ग टर्म हित हैं उनको ये प्रभावित करता है? बिल्कुल, ये बहुत अहम प्रश्न आपने किया है, क्योंकि केवल आज के दृष्टिकोण से हम इस यात्रा को नहीं देख सकते। इस यात्रा को आगे आने वाले 5, 10, 15, 20 वर्षों के रूप में देखना चाहिए। और अंततः जो प्रधानमंत्री का अपना एक विजन है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करना है, इन सबों को अगर इकट्ठे हम लेकर देखें तो भारत एक मार्केट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आखिरकार 140 करोड़ लोग हैं भारत में, तो भारत तो एक बाजार है, लेकिन यह बाजार के साथ साथ टैलेंट पूल भी है, जहां से कौशल विदेशों में जाता है, जहां से कौशल को इस्तेमाल करके नवाचार को देखा जाता है, नए नए शोध और अनुसंधान होते हैं। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठे मिलाकर अगर हम देखें तो यह यात्रा अपने आप में एक सफल और दीर्घकालिक परिणामों वाला है। बिल्कुल। एम्बेसडर वर्मा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर भारत की अब विदेश नीति को देखते हैं या जिस तरह की हम रणनीति की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, उसमें जो मल्टी अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में जो बदलता ग्लोबल परिदृश्य है उसमें कितना अहम हो जाता है? ये बहुत अहम है, क्योंकि हम किसी भी एक खेमे के अंग नहीं हैं। और भारत ने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट बहुत पहले से शुरू किया था, लेकिन अभी यह ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि विश्व एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस खेमों में बंटवारे के कारण विश्व में बहुत सारी नई संकटें आई हैं, और उन संकटों को दूर करना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं लगातार, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों की भी बात करते हैं, क्षेत्रवार अगर बात करें, यूएई के साथ जिस तरह से ऊर्जा क्षेत्र में समझौते हुए हैं, जिस तरह की पार्टनरशिप की भागीदारी की बात हुई है, ऊर्जा को लेकर जिस तरह की चिंताएं इस वक्त विश्व में हैं, उसमें किस तरह से एक बड़ा रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी जब हम लगातार भारत के हितों की बात कर रहे हैं, उसमें कितना प्रमुख योगदान हो जाता है इसका? देखिए, भारत ऊर्जा के संबंध में अगर हम देखें तो भारत फॉसिल फ्यूल में खास करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो इसलिए भारत का उसमें सामरिक दृष्टिकोण तो आ ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ भारत नई ऊर्जा के विकास की तरफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी है। अब अगर आप केवल सौर ऊर्जा में देख लें तो जिस तरह से सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है पूरे भारत में, वो अपने आप में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है विश्व में। तो एक ऊर्जा जो कि ट्रेडिशनल ऊर्जा है, उसके संबंध में देखा जाता है। ऊर्जा को हम लोगों ने सुरक्षित किया भारत के लिए खास करके, लेकिन साथ ही साथ नए किस्म की ऊर्जा, नए ढंग की ऊर्जाएं जो आ रही हैं भारत विश्व में, भारत उसमें भी एक अग्रणी रोल अदा कर रहा है। अगर उस दृष्टिकोण से आप देखें तो चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे नीदरलैंड्स हो या इटली हो, इन सबों से ग्रीन एनर्जी के संबंध में बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे भारत के नवाचार का जो इकोसिस्टम है
उसको बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा कूटनीति का इसे एक नया मॉडल भी कहा जा सकता है एम्बेसडर वर्मा? बिल्कुल बिल्कुल। ऊर्जा देखिए, बगैर ऊर्जा के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है, और भारत के प्रगति के लिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। भारत विश्व का 1/6 आबादी है, तो इसलिए भारत में ऊर्जा को अगर हम नहीं इंश्योर करते हैं तो भारत की तरक्की फिर अपने आप में एक परेशानी बन जाएगी, और हो सकता है कि उसमें कुछ बाधाएं आए। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का ये जो यात्रा थी, जिसमें ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विषय था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसके कारण कोशिश ये की जा रही है कि भारत का जो भविष्य है उसको अभी सुनिश्चित और सुरक्षित किया जा सके। बिल्कुल, और यूएई ने जिस तरह से एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत को स्वीकार भी किया है, और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मजबूत बॉन्ड जो है वो देखने को मिला है, वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जिस तरह से निर्बाध आवाजाही की भी वकालत लगातार वहाँ से की गई है, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से लगातार अगर पूरे विश्व में इस तरह से ऊर्जा संकट की बात को देख रहे हैं, और भारत लगातार मजबूती उसमें दिखा भी रहा है। देखिए, हॉर्मुज़ तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवे के रूप में उभर कर आया है, और हॉर्मुज़ जब तक एक तरह से पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा को नहीं अपने दृष्टिकोण से देखता है, तब तक भारत में ऊर्जा की परेशानियां बढ़ी रहेगी, क्योंकि आखिरकार पूरे विश्व का 20% ऊर्जा उस हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है, और अगर वह सुरक्षित नहीं है, अगर वहां से हमारे टैंकर्स और शिप्स आ जा नहीं पा रहे हैं, तो यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। और इस चिंता को दूर करने की कोशिश में प्रधानमंत्री की यात्रा में यूएई का एक अहम रोल नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यूरोपीय देशों की बात करते हैं, नीदरलैंड्स की बात करते हैं, स्वीडन की बात करते हैं, जिस तरह से तकनीकी क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं, जो मजबूती दिखाई दी है, विशेषकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, जो कि एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे विश्व में बनता जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसे एक विकल्प के रूप में भी देखते हैं सप्लाई चेन की मजबूती के रूप में भारत की भागीदारी को? देखिए, इन देशों की दो अहमियत है। एक अहमियत तो ये है कि ये हमारे सप्लाई चेन को और भी मजबूत बनाएंगे, लेकिन दूसरा ये है कि इनके पास जो तकनीक है, और खास करके ASML जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण विश्व की कंपनी है, और वो जो सेमीकंडक्टर्स बनती हैं उसके लिए मशीन बनाता है, उससे समझौता बहुत ही ज़रूरी था, ताकि हम भारत की संप्रभुता को, तकनीकी संप्रभुता को, सेमीकंडक्टर संप्रभुता को और सुदृढ़ कर सके। तो यह इस यात्रा में यह बिल्कुल सामने से उभर कर आया है। जिस तरह से टाटा सेमीकंडक्टर ने वहां पर एग्रीमेंट साइन किया, जिस तरह से और भी इंडियन कंपनीज वहां पर जाकर सेमीकंडक्टर के अलग अलग पहलुओं को विचार में लाया, और जो नीदरलैंड्स की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, नॉर्वे की कंपनी है, उन लोगों से बातचीत करके आगे का भी एक मार्ग निकाला। यह अपने आप में एक बहुत ही अविस्मरणीय बात है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे एम्बेसडर वर्मा, जिस तरह से भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का एक केंद्र बनने की दिशा में भारत कदम उठा रहा है, उसको कितनी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है, कितना सहयोग भी अगर हम देखें यूरोपीय कंट्रीज से उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रिक जो रणनीति या जो भी सप्लाई चेन की जिस तरह से इस वक्त श्रृंखला है, उसका एक विकल्प खोजना भी कितना ज़रूरी हो गया है, और वो साफ तौर पर इस दौरे में दिखाई दिया है जिस तरह से भारत को इसमें सहयोग मिला है। देखिए, इस दौरे के पहले की अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखें, तो यूरोप और अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच संबंध में खटास आ चुका था, और उस संबंध के खटास को तुरंत दूर करना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि संभव है। इसलिए यूरोप भी नए पार्टनर्स को ढूंढ रहा था, नए सहयोगियों को ढूंढ रहा था, और भारत तो हमेशा ही नए सहयोगियों को ढूंढता रहता है, क्योंकि भारत कभी भी विश्व में किसी भी खेमे और किसी भी देश के अगेंस्ट नहीं है। वो हमेशा चाहता है कि पूरे विश्व को एक समग्र रूप से देखा जाए और उसे आगे लेकर चला जाए, और अगर विश्व आगे बढ़ता है तो भारत अपने आप आगे बढ़ेगा। भारत जब आगे बढ़ता है तो भारत ये चाहता है कि वो पूरे विश्व में अपने विकास का जो भी फल मिलता है उसे बांटे। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो दोनों, भारत और यूरोप, दोनों एक दूसरे को सहयोगी के रूप में देख रहे हैं।
अभी भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हुई हैं, नए इकोनॉमिक पक्षों को रखा जा रहा है, मोबिलिटी की बात हुई है, भारत का जो कौशल है वो यूरोप जा रहा है, यूरोप का जो कौशल है वो भारत आ सकता है भारत के नवाचार को और आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सबों को एक समग्र रूप में अगर हम देखें तो यह कहना कदाचित अनुचित नहीं होगा कि भारत और यूरोप दोनों एक दूसरे में नए सहयोगी के रूप में चीजों को तलाश रहे हैं। व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से ये कितना अहम हो जाता है एम्बेसडर वर्मा? बहुत अहम है। देखिए, यूरोप के साथ जिस तरह से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़े हैं और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़े हैं, यूरोप अपने आप में मार्केट का जो साइज है वो शायद छोटा लगे दूर से देखने में, लेकिन अगर उसका हम वैल्यूएशन करें उस मार्केट का तो वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसलिए वहां पर चीजों की कीमतें ज्यादा हैं। तो अगर भारत का जो भी निर्यात है जो वहां जाता है वो एक अच्छी कीमत वहां से वसूल कर सकता है अपने एक अच्छे निर्यात के एवज में। उसी तरह से भारत वहां से जो तकनीकी है उसको लाकर, कैपिटल गुड्स को लाकर भारत नए तरह की चीजों को निर्यात करने की कोशिश कर सकता है यूरोपीय बाजार में, और इससे भी भारत के निर्यात का जो वॉल्यूम है, जो उसका वैल्यू है, दोनों में एक बढ़ोतरी आ सकती है। बिल्कुल एम्बेसडर वर्मा, इसी संदर्भ में ये समझना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा जिस तरह से वहाँ की तकनीक और भारत का जिस तरह से जो श्रम डेंसिटी है उसको एक कौशल विकास की बात कही जा रही है। यहाँ पर जो एमएसएमईज हैं उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म की बात कही जा रही है। तो ये जब हम दीर्घकालिक हितों की बात करते हैं, आर्थिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कितना एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें किस तरह की गति भी दिखाई दे रही है पहले के मुकाबले, अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो? देखिए, अगर आप भारत और यूरोप दोनों को आज देखें तो दोनों में एमएसएमई जो है वो सबसे अहम रोल प्ले करता है वहाँ की इकोनॉमी में। और कुछ ऐसा हुआ है कि बड़ी कंपनियां तो अपने सहयोगियों को ढूंढ लेती हैं, जॉइंट वेंचर्स बना लेती हैं, लेकिन जो एमएसएमईज हैं उनको बड़ी परेशानी होती है विदेश में जाकर अपना विस्तार करने में। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस यात्रा में एमएसएमई के बारे में भी काफी बातें हुई हैं और यह संभव है कि भारतीय एमएसएमई और यूरोपियन एमएसएमई एक दूसरे को और नजदीक से पहचानने की कोशिश करेंगी और उसके कारण दोनों आर्थिक परिस्थितियों में आर्थिक इकोसिस्टम को एक बढ़ाव मिलेगा और दोनों एक नए विकास की तरफ अग्रसर होंगे। इसी के साथ ही एआई और डिजिटल इंफ्रा में जिस तरह से सहयोग मजबूत होता हुआ दिखाई देता है, वो इसमें किस तरह के नए आयाम जोड़ता है? देखिए, डिजिटल में तो भारत एक नाम है ऐसा जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई में भारत को भी अपने आप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और उसके लिए तकनीकों की आवश्यकता है। लेकिन भारत उन तकनीकों के एवज में एक बहुत बड़ा डेटा बेस देता है। हमारे यहाँ डेटा बहुत है और उन डेटा को फीड करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर एआई का जो भी इंजन हम देख रहे हैं, अगर उसको ट्रेन करना है, और उस प्रशिक्षण के लिए भारत एक बहुत अहम सहयोगी है पूरे विश्व के लिए। तो यूरोप भी भारत को उसी रूप में देखता है और हम यूरोप को देखते हैं कि वहाँ पर की जो टेक्नोलॉजी है एआई में, क्या उसे हम भारत लाकर और भारत के पटल पे उतारें, भारत की जो अपनी उसमें अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से उसे ढालें और उसको ढालकर भारत की आम जनता को, विश्व की आम जनता को, उसे हम एक अफोर्डेबल एआई के रूप में दें, ताकि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, जो विकसित देश हैं, वो भी एआई की कीमत को कम करते हुए अपने यहाँ विकास के लिए इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल एम्बेसडर वर्मा, कई देशों से नई साझेदारी हुई है और कई देशों से जो पुरानी साझेदारी है उसको आगे बढ़ाया गया है। इटली से जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम भूमध्य सागरीय राजनीति की बात करते हैं? किस तरह से ये इस पर असर डालता हुआ दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, लोग ये सोचेंगे कि शायद एक शब्द ही तो इसमें लगाया गया, लेकिन वह एक शब्द पूरे साझेदारी जो पूरी है, पूरा जो रिश्ता है दोनों देशों के बीच, उसको इतना अधिक एक्सपैंड कर देता है, इतना अधिक उसको डेप्थ में ले जाता है कि वो समझने के लिए एक राजनैतिक होना जरूरी है। जिस तरह से हम लोगों ने जापान में देखा कि एक
स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आया, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आया, और उन सबों के कारण भारत और जापान के बीच की जो साझेदारी है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इटली के साथ भी कुछ उसी तरह के बदलाव आएंगे आगे आने वाले समय में, और उस बदलाव में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में इटली बहुत आगे है, उसे देख सकते हैं, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी में इटली बहुत आगे है, उसे देख सकते हैं, और भारत इटली को एक अच्छे वैल्यू का निर्यात दे सकता है, अच्छे वैल्यू का कौशल दे सकता है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच नए पुल बने और उन पुलों के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ सके। इसके साथ ही जब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या हरित ऊर्जा की बात करते हैं, जलवायु समझौते की बात करते हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से जलवायु सहयोग पर अपनी बात रखता रहा है विकासशील देशों के पक्ष में, अब जो है ये भारत को एक ग्रीन पावर के रूप में आगे बढ़ाते हुए ये साझेदारी भी दिखाई देती है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो दो जो सबसे महत्वपूर्ण हरित तकनीक है, एक सौर ऊर्जा की है और हाइड्रोजन की है जी। दोनों में भारत की नेशनल पॉलिसी है, दोनों में भारत का नेशनल मिशन है, और उसको लेकर सरकार केंद्र में और राज्य सरकारें भी अपनी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव रखा गया है, जो भी टारगेट रखा गया है, उसे वो अचीव कर सकें, उसे लेकर और आगे जा सकें। तो इसमें दो चीजों की आवश्यकता, एक तो जो अभी की तकनीक है उन्हें लेकर आगे बढ़ना, बट दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कल की भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करना। अगर आज हम देखें तो ज्यादातर हम सौर ऊर्जा प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन उसे स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम स्टोरेज टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? स्टोरेज टेक्नोलॉजी में किस किस तरह की बैटरी केमिस्ट्री को देख सकते हैं, स्टोरेज टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम रेत में सौर ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं, क्या पानी में सौर ऊर्जा को भी स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर नाभिकीय ऊर्जा हम देखें, न्यूक्लियर एनर्जी देखें, तो उसमें भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। और जो भारत का एक मूल संकल्प है कि हम थोरियम को इस्तेमाल करें अंततः, उसकी तरफ भी काफी तेजी से हम अग्रसर हैं, और कुछ यूरोपियन देशों में थोरियम टेक्नोलॉजी पर भी अच्छा खासा शोध और अनुसंधान हुआ है। उससे भी शायद भारत के जो इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी की, उसमें समेकित और समग्रित किया जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में जिस तरह से मजबूती की या साझेदारी की बात की गई है तमाम देशों के साथ, वो अपने आप में कितना अहम रोल रखती है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी मैं हिंदू देवी देवताओं को देखता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि अगर हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं तो एक हाथ में गदा होना भी अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम में यह क्षमता नहीं है कि हम अपने आप को बचा सकें बाहर के अटैक से, तब तक शायद हम जो भी बोलेंगे वो थोथी बातें होंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भर हों, और विश्व के ऐसे देश जिन्हें उन डिफेंस प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है उन्हें हम एक अच्छे मूल्य में निर्यात करके दे सके, ताकि सभी देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। भारत का सुरक्षित होना अनिवार्य है। यह पूरे विश्व का एक छठवां है आबादी के रूप में। भारत अगर सुरक्षित है तो विश्व का एक विश्व की बहुत बड़ी आबादी सुरक्षित हो जाती है। तो इसलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूरोप देखें, जिस तरह से नाटो ने अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप किया था मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मार्फत, शायद हम उस मॉडल को भी लेकर भारत आ सके और मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के रूप में डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, जिससे भारत की सुरक्षा हो सके, भारत के आसपास के देशों की सुरक्षा हो सके, और जो भी देश भारत से सुरक्षा का एक कवच मांगना चाहते हैं उन्हें वो कवच भी प्रदान किया जा सके। जिस तरह से आपने अपनी बात की शुरुआत संस्कृति और जो क्षमता है, जो शक्ति है, उससे उसकी तुलना से की है, उसी में पूछना चाहूँगी। अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो किस तरह से ये जो पूरा दौरा है, भारत की जो सॉफ्ट पावर है या सभ्यतागत कूटनीति है, उसको भी दिखाता हुआ चर्चा में रहा है? बिल्कुल, आप जहाँ भी प्रधानमंत्री देखिए, जहाँ भी गए वहाँ पर वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय सभ्यता को प्रदर्शित किया उनके सामने, चाहे वो नमस्ते के मार्फत से प्रदर्शित किया गया हो, या इटली में ये जो 4 कथक डांसर्स थी
जिन्होंने भारतीय क्लासिक डांस को प्रस्तुत किया। तो ये सभी एक तरह से यह साबित करता है कि भारत किसी के लिए थ्रेट नहीं है। भारतीय सभ्यता किसी को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता है, वो तो बस बहता रहता है और एक ऐसे अनवरत नदी की तरह है कि जो भी उस नदी से पानी निकालकर पीना चाहता है उसके लिए वो पानी हमेशा उपलब्ध है। बिल्कुल। एम्बेसडर वर्मा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम डिजिटल इंफ्रा की बात कर रहे थे, भारत ने इसमें एक नया मॉडल जो है विश्व के समक्ष रखा है और बहुत से देशों ने भारत की इस नीति को अपनाया भी है। इसी तरह से भारत को FAO के द्वारा जो एग्रीकोला मेडल मिला है, ये अपने आप में जो भारत की कृषि नीति है उसको किस तरह से वैश्विक एप्रिसिएशन है, वैश्विक समर्थन है, और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह की नीतियों की जब हम बात करते हैं। भारत एक नए वैश्विक साझेदार के रूप में और एक बड़े समाधान देने वाले देश के रूप में जो है वो विकसित हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसमें मजबूती मिल रही है भारत को। देखिए, जब भी हम कृषि की बात करते हैं और FAO की बात आपने की, तो भारत तो विश्व के सभी मॉडल्स का अध्ययन करके ही अपनी पॉलिसी बनाता है जो भारत के लिए अनुकूल हो। लेकिन जब हम FAO की बात करते हैं तो वो कोई हमारा पक्षधर तो है नहीं। बिल्कुल। उसके पास उसके सदस्य बहुत सारे हैं। तो वह जब भारत का मॉडल देखता है तो उसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको एनालाइज करता है और उसका विश्लेषण करके तब वो निष्कर्ष निकाला है कि भारत जो अभी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है कृषि क्षेत्र में, वह एक विश्वसनीय पॉलिसी है और उस पॉलिसी से पूरे कृषि क्षेत्र का विकास संभव है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देश भी उस मॉडल को भारत से अपना सकते हैं। और जैसा आपको पता है, भारत इस क्षेत्र में हमेशा अपनी जो भी कौशल है उसको शेयर करने में, उसको साझा करने के लिए तैयार रहता है। बहुत सारे प्रोग्राम भारत के हैं जो विदेश नीति के एक पार्ट हैं, उसके अंग हैं, और उसके मार्फत विकासशील देशों को उस तरह के प्रैक्टिसेस को, उस तरह के प्रोसेसेस को, उस तरह के एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए तैयार रहता है। और शायद आगे आने वाले समय में यही कहानी होगी, यही स्टोरी होगी जिससे भारत एक नए आयाम को प्राप्त कर सकेगा। बिल्कुल, नए आयामों में ही ये एक बड़ी रणनीतिक छलांग के रूप में इसको देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर वर्मा हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान जारी है। भारी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं। सुबह 11 बजे तक 42.83% वोटिंग हो चुकी है। दरअसल चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मानते हुए रद्द कर दिया था और रीपोलिंग का आदेश दिया था। आपको बता दें, फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर भाजपा ने देबांशु पांडा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मौला को मैदान में उतारा है। वहीं CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। आपको ये भी बता दें कि मतदान से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मुकाबले से हटने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। जहांगीर खान ने कहा था कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से फलता के लिए विशेष पैकेज की घोषणा के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। हालांकि विपक्ष ने जहांगीर खान के इस फैसले को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया है। जहांगीर खान के नाम वापस लेने पर मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि TMC उम्मीदवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि उन्हें पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल रहे थे। वहीं दोबारा हो रहे मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले लगभग दोगुना कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या हिंसा की आशंका को रोका जा सके। चुनाव आयोग के मुताबिक फलता विधानसभा क्षेत्र से सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मजबूत तैनाती की गई है। हर बूथ पर 8 CAPF जवान तैनात हैं। करीब 35 कंपनियों के केंद्रीय बल पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 30 क्विक रिस्पांस टीम्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। रीपोलिंग का परिणाम 24 मई को आएगा। श्रीरामपुर पश्चिम दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय यही वो स्कूल है जिस स्कूल में हर साल जहांगीर खान, जो अपने आप को पुष्पा कहते थे, वो वोट डालते थे। 190 बूथ के वोटर है जहांगीर खान, लेकिन ये रिपोल अलग है। 48 घंटे पहले ही जहांगीर खान इस वोट से खुद को हटा लिया का ऐलान किया है।
जो वोट चल रहा है, वोट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण वोट चल रहा है, लेकिन वो भी हैरान है कि पहली दफ़ा अपनी 12 साल की एक्सपीरियंस में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इस राज्य में कि पोलिंग बूथ पे टीएमसी का एजेंट ही नहीं है। वो भी कौन सा बूथ? जो बूथ जहांगीर खान का बूथ है, जो बूथ जहांगीर खान के घर के एकदम बगल में है, वहाँ पर भी टीएमसी का कोई पोलिंग एजेंट नहीं। और कहीं ना कहीं जाके ये भी एक बड़ा परिवर्तन मान रहा है फलता। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, फलता। और पश्चिम बंगाल में अब हर मदरसे में, चाहे वो सरकारी हो, सरकार से मान्यता प्राप्त हो या फिर गैर मान्यता प्राप्त हो, वहां पढ़ने वाले हर छात्र के लिए अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक अब हर मदरसे में सुबह की कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा यानी मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम का गान जरूरी होगा। आपको ये बता दें कि ये नियम सिर्फ मदरसों के लिए अलग से नहीं लाया गया है। इससे पहले प्रशासन ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भी इस नियम को सख्ती से लागू किया था और अब इसी कड़े नियम के दायरे में राज्य के सभी छोटे बड़े मदरसों को भी ले आया गया है। प्रशासन की तरफ से इसके पीछे बहुत साफ दलील दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका इकलौता उद्देश्य छात्रों में बचपन से ही देशभक्ति की भावना को जगाना है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है और सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक समान नियम को लागू करना है। तो ये शुभेंदु सरकार का नया फैसला है। मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रार्थना सभा में भी वंदे मातरम अनिवार्य होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले ही प्रार्थना सभा होगी और उसमें वंदे मातरम अनिवार्य होगा। मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है और ये सभी मदरसों पर लागू होगा और सरकार ने साफ कहा है कि इसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को मजबूती देना है। उन मदरसों पर भी ये लागू है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं दी गई है, यानी कि सभी मदरसों पर ये लागू होगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों में जो नियमों की समानता है अब वहां पर स्थापित होगी, यानी कि नियम सभी शैक्षणिक संस्थानों में समान होंगे। स्कूलों में पहले से वंदे मातरम अनिवार्य है और अब ये अनिवार्यता मदरसों में भी लागू कर दी गई है। छात्रों में देशभक्ति को बढ़ाना इसका मकसद बताया गया है। तो मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय एकता मजबूत करने पर जोर है, इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है और हर मदरसे में वंदे मातरम अब जरूरी हो गया है। तो ये एक बड़ा फैसला है। मदरसा शिक्षा निदेशालय का ये आदेश है जिसमें कि हर मदरसे में अब वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है और ये प्रार्थना सभा में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है। स्कूलों में ये पहले से ही जारी है। कक्षाएं शुरू होने से पहले ही प्रार्थना सभा होगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के 68वें शासी निकाय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं। India is honored to have contributed to this important phase in the APO's journey, particularly at a time when the global economic landscape is undergoing profound transformation. We are witnessing a period in which technological disruption, shifting supply chains, climate imperatives, demographic transitions, and evolving models of production and consumption are reshaping our economies. Artificial intelligence is redefining industrial processes. Digital technologies are transforming governance and commerce. Sustainability considerations are influencing trade, investment, and industrial strategies at an unprecedented scale. In this environment, productivity must be understood not merely as a measure of efficiency, but as a strategic determinant of competitiveness, resilience, innovation, sustainability, and inclusive growth. This is precisely why the work of institutions such as the APO has become more relevant
than ever before. Regional cooperation, knowledge sharing, and capacity building will be essential for our economies to navigate this transformation. Ladies and gentlemen, India's own development journey demonstrates the transformative power of productivity-led growth, supported by reform, innovation, and institutional modernization. COVID-19, or even today's supply chain fragmentation, clearly show an opportunity for us to change. तो एपीए के 68वें सत्र को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। और अब बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की। कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां पर तमाम खबरों की विस्तार से जानकारी हमें देने के लिए। आपको बता दें फलता में वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। सौरभ, यही आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वोटिंग अब चल रही है। बम्पर वोटिंग की खबर है वहां से, और सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि मैं पुष्पा हूं कहने वाले जहांगीर खान, उन्होंने अपना कदम क्यों पीछे खींच लिया? रमा जी, देखिए, पहले तो वोटिंग की बात कर लूं कि 11 बजे तक 40% से ज्यादा वोट पोल हो चुका है। हालांकि इस बार काफी गर्मी ज्यादा है, धूप भी ज्यादा है, तो धूप के वक्त अभी जो है अभी वोटिंग जो पोलिंग जो स्टेशन है वहां पर कम कतार नजर आ रहे हैं। लेकिन वोट जो जनता का जो कहना है कि जैसे जैसे सूरज थोड़ा ढल जाएगा तो शाम के वक्त जो 4 से 6 बजे तक जो 2 घंटे का समय है, फिर वहां पर बड़ी लाइन लगने की संभावनाएं हैं। और रही बात जहांगीर खान की, तो जहांगीर खान के जो 48 आवर्स पहले ही आपने ये घोषित कर दिया था कि वो इस बार निर्वाचन से हट रहे हैं। हालांकि ईवीएम में अभी भी उनका नाम है टीएमसी के सिंबल के साथ, लेकिन आज ये देखने को मिला है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में टीएमसी का एक भी एजेंट नहीं बैठा है। 285 जो पोलिंग स्टेशन है, सब स्टेशन में लगभग टीएमसी का कोई एजेंट नहीं है। इसकी वजह तो क्या है? सवाल लेकर ये सीधा सवाल इसकी वजह क्या है, इसको लेकर सीधा हम फलता के जो वोटर्स है उनके पास ही गए थे कि क्या कारण है कि 12 दिन पहले जो पार्टी सत्ता में आने का दावा कर रहा था, 12 दिन पहले जो खुद को पुष्पा कह रहा था जहांगीर खान, आज अचानक से ये हाल क्यों हो गया, वो क्यों हट गए? तो ये कहना है कि देखिए, भय का जो माहौल था, वो भय का माहौल बंगाल से वो दूर हो चुका, सारे बंगाल से दूर हो चुका है, फलता से भी दूर हो चुका है। फलतावासी अब अपने जो हक की बात है, जो अपने मन की बात है, वो कहने लगे हैं। तो इसी के चलते जहांगीर खान का खौफ जैसे ही टूट गया और यहाँ पे सत्ता भी बदल गया, तो जहांगीर खान ये समझ गए हैं कि अब डर से सत्ता कायम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जाके वो सरेंडर के मूड में चले आए हैं, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। और कहना है कि टीएमसी के एजेंट क्यों नहीं है, तो उनका कहना यह है कि जिस तरह से हर इलेक्शन में मारा गया है, पीटा गया है, अब ये हालत है फलता में कि अब खुद को कोई टीएमसी कहने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उनको लगता है कि जो किया गया है पिछले 5, 10, 15 वर्ष में जो यहाँ पे किया गया है, अगर अब जाके कोई कहता है कि मैं टीएमसी करता हूँ तो जनता उसे ठीक तरह से नहीं देखेगी। तो कहीं ना कहीं जाके ये भी आप नियति का चक्र मान लीजिए। नवाजी, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तब ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव के बाद ऐसा हो जाएगा कि कोई कहने के लायक नहीं रहेगा कि मैं बीजेपी करता हूँ, सब पीठ पे लेके पोस्टर लेके घूमेगा कि मैं बीजेपी नहीं करता, मैं बीजेपी नहीं करता, मैं बीजेपी नहीं करता। आज ऐसा कोई बयानबाजी बीजेपी की तरफ हुआ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई फलता में कोई कहने को राजी नहीं है कि मैं टीएमसी करता था, मैं टीएमसी करता था, या फिर मैं टीएमसी करता हूं। बिल्कुल, ये उल्टा टीएमसी पर ही अप्लाई हो गया है। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाता है, जिस तरह से फलता की जनता की आप बात कर रहे हैं, कि भय का जो माहौल था, जिस तरह से सत्ता चल रही थी, जनता ने उसे पूरी तरह से नकार दिया है। सौरभ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से शुभेंदु सरकार ने वहां पर फैसला लिया है, अब जो है वंदे मातरम मदरसों में भी गाया जाएगा, प्रार्थना सभा में होगा, किस तरह से एक समान शिक्षा नीति को ये प्रदर्शित करता है, किस तरह से आगे बढ़ाता है? क्योंकि राज्य सरकार का ये कहना है कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, स्कूल के जो प्रेयर संघ के प्रेयर प्रार्थना जो गाना होता है, उसके हिसाब से वंदे मातरम को चालू करने के पीछे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार की जो भावना है, वो भावना है राष्ट्रीय एकता की भावना है, संविधान की मूल भावनाओं को छात्रों के पास पहुंचाने की भावना है, भारत की जो
इंडिपेंडेंस की लड़ाई है, जो स्वाधीनता संग्राम की जो लड़ाई है, उसके साथ आज की पीढ़ी को परिचित कराने की एक चेष्टा है। तो इसके चलते सरकार का कहना है, सरकार के सामने सब छात्र ही बैठे हुए हैं स्कूल में, उनका मजहब, धर्म, जाति भेद कुछ भी सरकार को नहीं दिखता है, सरकार सिर्फ देखते हैं छात्राएं। तो इसी के लिए देश सबसे पहले आगे है, इसलिए देशवासी के हिसाब से पहले भारतीय हो, तो उसके हिसाब से जो छात्र जहां जहां पढ़ते हैं, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हर जगह पे छात्रों को भारत की जो इतिहास है उससे परिचित कराने की ये एक प्रयास है। इसी की तरह से ये सरकार इस तरह से इस बात को देखती है। और दूसरी बात ये है, कहा जा रहा है कि जो वंदे मातरम जिन्होंने लिखा था वो कौन थे? वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बंगाल से उनका नाता था। तो एक बंगाली होने के नाते भी कहीं ना कहीं जाके अपने जो देश के अपने जो मिट्टी के जो महापुरुष है, इस मिट्टी ने जिन जिन महापुरुष को जन्म दिया है, उनके जो कारनामे हैं, उनके जो काम है, देश के लिए उनका जो काम है, देश के लिए उनका जो भावना था, उन सब से परिचित करने के लिए एक जो जहां अस्मिता की बात होती है, कहीं ना कहीं जाके ये इसको भी लेकर ये कदम उठाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। और सरकार का कहना है कि इसमें विरोध की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता का सवाल है और सबसे पहले देश, ये तो सब मानते हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय एकता है, देश का गौरव है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है उसके भी गौरव को प्रदर्शित करता है और उसकी पहचान जो है सबके सामने होनी चाहिए। स्कूलों में ये पहले से ही लागू था और मदरसों में नहीं था। तो एक शिक्षा नीति की जो प्रक्रिया है उसमें समानता को देखते हुए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए अतिरिक्त समय देने के साथ चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और जल्द ही खराब हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कुछ दिन तक ईरान के जवाब का इंतजार कर सकता है। ट्रंप ने कहा, हम ईरान के साथ अंतिम चरण में हैं, देखते हैं क्या होता है। या तो वे एक डील करेंगे या फिर हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो थोड़ी कठोर होंगी, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि दबाव और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान ने लगातार अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया है और युद्ध से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हमारी ओर से सभी रास्ते खुले हैं। ईरान हमेशा बातचीत और कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन जबरदस्ती आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं सऊदी अरब ने ईरान के साथ बातचीत को समझौते तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय देने के ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया था। जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार मिसाइल हमले किए। ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले होर्मुज जल टनल मध्य को ब्लॉक कर दिया, जिससे दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया। दुनिया का 20% पेट्रोलियम यहीं से गुजरता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता 12 अप्रैल को पूरी तरह विफल हो गई थी। और ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई हालिया फोन कॉल काफी तनावपूर्ण रही। दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि ईरान पर फिर से सैन्य हमला किया जाए या बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश जारी रहे। इजरायली प्रधानमंत्री ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करने और उनके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर शासन को कमजोर करने के लिए दोबारा हमले शुरू करने के पक्ष में है। और ट्रंप ने रविवार को कहा था कि उन्होंने मंगलवार के लिए निर्धारित ईरान पर हमले की योजना को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि कतर और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि समझौते की संभावना अब भी बनी हुई है, लेकिन यदि कोई सहमति नहीं बनती है तो वो युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर,
आपसे समझना चाहेंगे, अमेरिका ने एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है, फाइनल अल्टीमेटम इसे कहा है, और वहीं ईरान का कहना है कि बातचीत ठीक है, बातचीत से बात हल हो सकती है, लेकिन जबरदस्ती आत्मसमर्पण के लिए वो तैयार नहीं होगा। क्या देखते हैं, किस दिशा में ये जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस सब के बीच जो अभी ताज़ा खबरें हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि ईरान को एक अमेरिका का प्रपोज़ल मिला है और ईरान की ओर से इस प्रपोज़ल की समीक्षा की जा रही है, और जो मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो आज तेहरान की यात्रा पर जा रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार दबाव बनाने की कोशिशें चल रही हैं, लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं बातचीत भी चल रही है, और जिस तरह से ट्रंप ये संदेश दे रहे हैं कि बातचीत कहीं न कहीं अंतिम चरण में है, तो ये माना जा सकता है कि बातचीत दोनों पक्षों में चल रही है। हालांकि क्या कुछ बातचीत चल रही है, किन मुद्दों पर मामला अटका हुआ है, ये सब मीडिया में उतना आ नहीं रहा है, लेकिन जो दो प्रमुख मुद्दे थे जिसमें एक यूरेनियम, जो इंद्रिस्ट यूरेनियम वहाँ पर है, उसको लेकर के और हॉर्मुज़ को लेकर के, तो इस पर क्या कुछ बातचीत चल रही है, सबकी इस पर नज़रें बनी हुई हैं। और वहीं दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा विवाद देखा जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी ईरान पर एक बार फिर हमला करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो खाड़ी के देश हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सऊदी अरब है, कतार है और दूसरे जो खाड़ी के देश हैं, उनकी ओर से विरोध किया गया इसका, और उनके कहने पर कहीं न कहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने उस समय पे हमले को रोक दिया। लेकिन इजराइल चाहता था कि जब राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ पर हमले के लिए तैयार हो गए तो ईरान के ऊपर हमला किया जाए। तो इसको लेकर के ईरान के ऊपर हमला किया जाए या ईरान के ऊपर जो कूटनीति से हल निकालने की बात है उसको थोड़ा और वक्त दिया जाए, इसको लेकर के कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल के बीच में यहाँ पर विवाद देखा जा रहा है। और ये पूरी जो सिचुएशन है कहीं न कहीं ये राष्ट्रपति ट्रंप के सब्र की भी परीक्षा ले रही है। ऐसे में आने वाले दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ होता है ये देखना होगा। क्या अमेरिका के आगे ईरान इन मामलों को लेकर झुकेगा या अमेरिका को ईरान के ऊपर और दबाव बढ़ाने के लिए और हमला करना पड़ेगा, ये दो मुख्य बिंदु हैं जिन पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। बिल्कुल, अभी फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है अमेरिका ने, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप की अगर हम बात करते हैं तो समझौते की संभावना को वो देख रहे हैं। लेकिन इजराइल के साथ जिस तरह से अमेरिका का ये जो विवाद सामने आया है, क्या कुछ इसका इस प्रोसेस पर असर पड़ेगा, जिस तरह से खाड़ी देशों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है? चंद्रशेखर, देखिए, शुरुआत से ही जब से ईरान के खिलाफ ये सैन्य अभियान वहाँ पर शुरू किया गया है, अमेरिका और इजराइल के बीच में थोड़ा सा मतभेद देखे गए हैं। जो इजराइल का रवैया है वो बहुत एग्रेसिव है। इजराइल चाहता है कि वहाँ पर पूरी तरह से रिजीम को बदल दिया जाए और वहाँ पर और हमले किए जाएं, और तब तक हमले किए जाएं जब तक इजराइल की जो बची खुची मिलिट्री पावर है उसको ख़त्म ना किया जाए। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए, और अमेरिका और ईरान के बीच में कहीं न कहीं बातचीत भी हो रही है। और अमेरिका के दबाव का ही ये फ़र्क था कि इजराइल को लेबनान के साथ जो वहाँ पर युद्ध चल रहा था हिजबुल्लाह के साथ, उसको कहीं न कहीं रोकना पड़ा। कुल मिलाकर हमको ये समझना होगा कि इजराइल वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। तो ऐसे में ये विवाद ज़रूर है, लेकिन अमेरिका एक मुख्य ताकत है, वो क्या करेगा उससे ही आने वाला भविष्य इस पूरे संघर्ष का नियत होगा। जिस तरह से मीडिएशन की इसमें बात कही जा रही है, जिस तरह से तमाम देशों की हालांकि जो बातचीत है बहुत ज़्यादा सफल अभी तक होती हुई नज़र नहीं आई है, उसको किस तरह से आने वाले दिनों में देखते हैं? और जिस तरह से इजराइल की बात है, हालांकि आप बता रहे हैं कि इजराइल वही करेगा जो अमेरिका कहेगा, लेकिन ये जो इजराइल की एग्रेसिवनेस है ये किस वजह से है? और ट्रंप जो है उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो ईरान की सैनिक क्षमता है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। देखिए, इजराइल, अगर हम मध्य पूर्व की बात करें तो इजराइल ये जो पश्चिम एशिया का इलाका है, इजराइल इस इलाके से जुड़ा हुआ देश है और अमेरिका इस इलाके से बहुत दूर है। इसलिए इजराइल के जो शुरुआत से ही यहाँ पर अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रहे हैं या इजराइल की जो नीति रही है ईरान को लेकर के,
वो काफ़ी एग्रेसिव रही है और इजराइल शुरुआत से ही चाहता है कि ईरान के ऊपर बड़े हमले किए जाएं। वहाँ पर जो रिजीम है, जो शिया क्लेरिक्स की एक तरह से वहाँ पर रिजीम है, इसको बदला जाए। लेकिन अमेरिका का रवैया कहीं ना कहीं थोड़ा सा बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने का है। और अगर हम बातचीत की बात करें तो दोनों देशों के बीच में अभी तक जो बातचीत हुई है और जो मीडिया के सामने जो खबरें सामने आई हैं, उसके अनुसार जो परमाणु का मुद्दा है, खासकर क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान को इस हालत में लेके आया जाए कि ईरान आने वाले लंबे समय तक परमाणु बम का निर्माण न कर पाए, और ईरान के पास जो वेपन ग्रेड यूरेनियम वहाँ पर इंद्रिस्ट पड़ा हुआ है, उसको किसी तरह से अमेरिका से माफ़ कीजिएगा, ईरान से बाहर निकाला जाए, ये अमेरिका चाहता है। तो एक ये मसला है जिस पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वहीं हॉर्मुज़ को लेकर के अगर हम बात करें तो हॉर्मुज़ की आज की अगर हम स्थिति देखें तो हॉर्मुज़ में लगातार ईरान अपना नियंत्रण वहाँ पर बढ़ाते जा रहा है। ये अलग बात है कि ईरान के जो पोर्ट हैं उनको अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन हॉर्मुज़ की हम स्थिति की बात करें तो हॉर्मुज़ पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है। हॉर्मुज़ से किसका जहाज़ जाएगा, किसका नहीं जाएगा और कैसे जाएगा, ये सब ईरान वहाँ पर नियंत्रित उसको कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो एक तरफ तो जो परमाणु मुद्दा है उसका हल निकाले और दूसरी तरफ हॉर्मुज़ का भी हल निकाले, क्योंकि अमेरिका के हमला करने से पहले हॉर्मुज़ जिस स्थिति में था और अब हॉर्मुज़ किस स्थिति में है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका को जवाब तो देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में आने वाले दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर, नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।